हेलो डियर। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th का एक नए से चैप्टर में द स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कि हम क्या क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जिससे हमारी जो फूड का प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो डेयरी मैनेजमेंट में हो, चाहे वो हमारे पोल्ट्री फार्म में हो, चाहे हमारे एनिमल हस्बेंड्री में हो, और चाहे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, कि उसके जो प्रोडक्शन हो रही है उसको मतलब कई गुना बढ़ा देना, इन्हेंसमेंट कर देना। तो वो चीज़ें हम पढ़ते हैं स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंस इन फूड प्रोडक्शन में। तो जो इसमें जो पहला टॉपिक्स आएगा हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो बेसिकली जो एनिमल हस्बेंड्री होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इट इज़ द साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ द ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। तो इसका क्या मतलब है, इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटी का या ब्रीड्स का एनिमल्स को यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या साइंटिफिक चेंजेस कर दें, ठीक है, उसमें क्या हम बदलाव कर दें जिसकी वजह से उसमें प्रोडक्शन मतलब इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा, जैसे कि हम उसके ब्रीडिंग में आउट ब्रीडिंग करा दें, इन ब्रीडिंग करा दें, ठीक है, जिससे उसके प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हो जाए। तो इसमें बेसिकली हम 3 पढ़ते हैं, जैसे क्या होती है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरिंग, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट कि हमको काऊ है, बुफेलो है, ठीक है, इनमें मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट कराना है, ठीक है। तो ये हमारे सब में ये सब जो हमारे होंगे ये हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएंगे। तो बेसिकली इसमें हम डील करते हैं बुफेलोज, काऊ, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, सीप, कैमल्स, गोट्स, इट्स। देन पोल्ट्री फार्म में बेसिकली हम करते हैं बर्ड्स फार्मिंग, ठीक है, चिकन फार्मिंग एंड डक्स होते हैं, जो बत्तख होते हैं उनकी फार्मिंग करती है। एंड देन आती है हमारी फिशरिंग। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होते हैं, कि कैसे हम इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला आती है हमारी एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में कुछ डाटा है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं। जो एक कह सकते हैं एक डाटा है जिसमें मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना। तो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मोर देन 70% जो है इंडिया और चाइना के पास है पॉपुलेशन पे। पर ये लोग कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं पूरे कंट्री को कि फूड प्रोडक्शन में, या जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, जो भी मतलब जैसे हम चिकन्स हो गए, मांस हो गए, चिकन्स हो गए, उसके बाद एग्स हो गए, ठीक है, फूड्स हो गए, इनके हम पूरे वर्ल्ड में हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो होती है मेनली 25% होते हैं। बट पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 70%। तो ये चीज़ें थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ख़राब डाटा है। बट वही चीज़ें हैं कि बट कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%, ठीक है। तो बेसिकली हम ये क्वालिटी जो हम क्वालिटी अभी हमको मिल रही है, हमारे 70% पॉपुलेशन है, उसके बावजूद हम जो भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 25% ही कर रहे हैं। तो हम उसके टेक्नोलॉजी में यूज करके उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाए। तो वो चीज़ें हम इसी में चीज़ें डील करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में देखते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट आती है हमारी डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी मैनेजमेंट मतलब क्या होती है, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो मिल्क का जब प्रोडक्शन करते हैं तो मिल्क की वजह से हमारे क्या बनते हैं, चीज़ बनते हैं, ठीक है, पनीर बनते हैं, ठीक है, खोआ बनते हैं। तो इन सब की भी क्या होगी, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगी जब हमारा डेयरी मैनेजमेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करेगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल फॉर इंक्रीजिंग yield एंड क्वालिटी ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। वही है कि डेयरी मैनेजमेंट को हम अच्छे तरीके से जब मैनेज करेंगे, ठीक है, उसकी क्वालिटी में इंक्रीजमेंट करेंगे, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या वो भी क्या होती है, इंक्रीज होगी। तो ऑटोमेटिक हमारी क्या होती है, डेयरी मैनेजमेंट हमारी
सक्सेसफुल होगी। इसका जो एम क्या है कि मिल्क यील्डिंग डिपेंड ऑन द क्वालिटी ब्रीड्स इन द फॉर्म। तो हम जिस तरीके से या जिस ऑर्गेनिज्म से मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उसकी क्या कहते हैं, ब्रीड में चेंज कर दें। बेसिकली ब्रीड क्या होती है, ब्रीड मतलब समथिंग कुछ होता नहीं है, बट जिस भी ऑर्गेनिज्म, सपोज जैसे बुफेलो है, ठीक है, उस बुफेलो के जीन में मॉडिफाई कर दें, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर दें जो अपना वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दे, या कुछ ऐसे उसको इंग्रेडिएंट दे दें, खाने के लिए दे दें, जिससे वो अपना जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ा दें। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि हम ऐसे ब्रीड का सिलेक्शन करें, ऐसे ब्रीड्स का चूज करें जो हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दें। देन आगे देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट गुड ब्रीड्स हैविंग यील्ड पोटेंशियल एंड रेजिस्ट टू डिजीज। वही बता रहा है कि हम ऐसे ब्रीड का सिलेक्शन करें, चूज करें कि वो उसके अंदर वो पोटेंशियल हो कि हमको अत्यधिक मात्रा में, मैक्सिमम अमाउंट में हमको उस चीज़ों का प्रोडक्शन मिल सके। जो सपोज जैसे कोई एक बुफेलो है, वो हमको 2 लीटर दूध दे रही है, पर हम ऐसे ब्रीड का चूज करें या सिलेक्शन करें, है तो वो बुफेलो ही रहे, पर उसमें कुछ ऐसे मॉडिफाइड चेंजेस रहे जो हमको 10 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन करे। ठीक है, तो वो होती है हमारी, क्या होती है, हम ऐसे ब्रीड का हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। और बेसिकली वो क्या होनी चाहिए, वो डिजीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, उस पर डिजीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे क्या होती है ना कि खेतों में तो फसल तो अच्छे तरीके से लग जाते हैं, पर क्या होती है कि डिजीज़ की वजह से वो पूरे तरीके से ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे चीज़ों का सिलेक्शन करनी है जो प्रोडक्टिविटी तो हो अच्छा खासा, पर वो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, क्योंकि उसमें डिजीज़ का इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो डेयरी मैनेजमेंट में और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कि बहुत सारे बुफेलो हैं फिगर्स में। ठीक है, सॉरी, काउस हैं, बुफेलो हैं और डेयरी मैनेजमेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, लॉक वे फॉर द यील्ड पोटेंशियल, क्या क्या हम रास्ते ऐसे अपना सकते हैं जिससे हमारी जो पोटेंशियल है, प्रोडक्टिविटी की पोटेंशियल है, वो बढ़ जाए। तो जो फर्स्ट है उसमें क्या है कि लॉक आफ्टर द कैटल हाउसिंग, कि हम कैटल को लॉक कर दें हाउस में, मतलब उनके लिए एक प्रॉपर रूम्स बनवाएं। ठीक है, उस रूम्स में क्या करते हैं, एडिक्यूट मात्रा में, उनको जितनी मात्रा में चाहिए हम वाटर्स दें, उनको फूड्स दें, और वो डिजीज़ फ्री एरिया रहे, मतलब वहाँ पे कोई भी डिजीज़ ना हो। ठीक है, उसको नीट एंड क्लीन हाइजीन रखें। ठीक है, तो ये चीज़ हम मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें हमारी उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब ग्रोथ देखने को मिलेगा तो वो वर्क करेंगे और हमको वो प्रोडक्टिविटी आसानी से मिल जाएगी। दूसरा क्या है, फीडिंग ऑफ द कैटल इन साइंटिफिक मैनर्स, हम जो भी कैटल्स हैं हम उसको क्या फीड करा रहे हैं, कौन सा भोजन दे रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे, उसके क्वालिटी को और क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम उसको खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, उसको अच्छी क्वालिटी का फूड्स नहीं देंगे, तो वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स कहाँ से देंगे। यानी जो हम रिएक्टेंट लगाते हैं, जो हम चीज़ें किसी भी चीज़ें रिएक्शन में देते हैं, प्रोडक्ट तो हमें वही तो मिलती है। हम अगर अच्छा उनको खिलाएंगे, अच्छे तरीके से उसकी ख्याल रखेंगे, तो अच्छा हमको प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो ये दूसरा हो गया। एंड तीसरा क्या होगी, स्ट्रिंजेंट cleanliness and hygiene of the cattle, handle with the milking, storage and transport of the milk and its product। बेसिकली वही कह रहा है। बेसिकली यही कह रहा है इसमें कि हमको उसको नीट करना है, क्लीन करना है, उसको एक हाइजीन एरिया बनाना है। ठीक है, कैटल्स को जहाँ पे हम उसको रख रहे हैं। ठीक है, देन डायरी मैनेजमेंट में और क्या देख सकते हैं, हाउ टू इंश्योर डिज स्ट्रेटेजिक मेजर्स, हम कैसे उसको मेजर्स कर सकते हैं, कैसे हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं डेयरी मैनेजमेंट को। तो पहला वही है, रेगुलर इंस्पेक्शन, हम डेली जा के जानवरों के बारे में देखें कि उनमें क्या क्या चीज़ें कमियां हैं,
उनकी जिस एरिया में वो रह रहे हैं वो नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, उनको जो हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई चेंजेस तो नहीं है। तो बेसिकली क्या आती है, उनको रेगुलर इंस्पेक्शन करना, उनको जाके देखना कि जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं सही है कि गलत है, उसके बारे में देखना, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना, ये हो जाएगा। एंड रेगुलर विजिट बाय ए वेटनरी डॉक्टर। और हमें क्या होनी चाहिए कि एक वेटनरी डॉक्टर को हमको हायर करनी चाहिए। वेटनरी डॉक्टर मतलब वो होते हैं जो क्या करते हैं कि एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। और अगर उनको किसी तरीके से अगर मान लो डिजीज़ हो जा रही है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो जा रही है, तो वेटनरी डॉक्टर उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ये चीज़ें हमको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो हमारी सबसे पहले जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि लॉक एंड कैटल्स, मतलब हमको एक प्रॉपर हाउस में रखनी चाहिए कैटल्स को अपने, ठीक है, और उसको प्रॉपर मैनर में हमको भोजन देनी चाहिए, फूड देनी चाहिए, वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, और भी इनरिचमेंट न्यूट्रिशन होने चाहिए, देन क्वालिटी फूड्स होने चाहिए, ठीक है, एंड नीट एंड क्लीन हाइजीन उसकी एरिया होने चाहिए, ठीक है। और डेली हमको इंस्पेक्शन करनी चाहिए कि जो भी हमारे कैटल से अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, वो है। और हमारे पास वेटनरी डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। देन आती है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। जो सेकंड हमारी आती है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म में बेसिकली हम क्या करते हैं, चिकन, डक्स एंड टर्की एंड गीस, ये जो होते हैं इनके हम एग्स का प्रोडक्शन करते हैं और चिकन का प्रोडक्शन करते हैं, मांस का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या होती है कि लोगों को जो भी ह्यूमंस हैं उनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके, वो अच्छे तरीके से प्रॉपर अपना जो भी वर्क है उसको परफॉर्म कर सकें। तो पोल्ट्री फार्म इज़ द डोमेस्टिकेटेड बर्ड यूज फॉर द फूड एंड एग्स। बेसिकली ये एक ऐसी बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बर्ड्स के और चिकन्स के उसको यानी या तो उसका एग्स हो या वो पूरे बॉडी को हम एज ए फूड यूज कर सकें, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म हम इसीलिए हम उसको परफॉर्म करते हैं उसीलिए। तो बेसिकली इसमें भी वही होनी चाहिए कि हम जो भी अपने ये पोल्ट्री फार्म में होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे चिकन्स हो गया, डक्स हो गए, ठीक है, इनको क्या करें, अच्छी प्रॉपर फूड दें, अच्छी तरीके से मेंटेन करें, हाइजीन करें, इनके लिए डॉक्टर हायर करें, ठीक है, और इनके जो भी डिजीज़ हो उसको सॉर्ट आउट करें। तो हमारी पोल्ट्री फार्म जो रहेगी वो भी अच्छे तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट ये क्या होता है कि हम पोल्ट्री फार्म को कैसे मैनेज करें कि हमारी जो प्रोडक्शन है ये बहुत इंक्रीज हो जाए, बहुत अधिक मात्रा में होने चाहे, मिलना लगे, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, इसमें कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ द डिजीज़ फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अगर हम किसी चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ों को लगा रहे हैं, या मान लो कोई हम एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, तो हम अपने खेतों में किस चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, किस टाइम में करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है ना। तो इसी तरह हमको डेयरी मैनेजमेंट या पोल्ट्री मैनेजमेंट में हमको क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले तो हम उस सुटेबल ब्रीड का चूज़ करते हैं कि हम ऐसे ब्रीड का चूज़ करेंगे जिसका प्रोडक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है, और वो डिजीज़ फ्री हो, कि अगर उस पर डिजीज़ का असर भी हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, ठीक है। और दूसरा क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सेफ एंड फॉर्म कंडीशन, कि हम जिस कंडीशन में उसको रख रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से वेल मेंटेन हो। प्रॉपर फीड एंड वाटर, हम उसको अगर हमने अच्छे ब्रीड का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, तो प्रॉपर हम उसको फूड दे रहे हैं, प्रॉपर हम उसको वाटर दे रहे हैं, ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, हम मैनेज करेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, हम हाइजीन एंड हेल्थ केयर करेंगे कि उसके लिए अच्छे तरीके से डिजीज़ ना हो। डिजीज़ रेजिस्टेंस तो वो वैरायटी होगी, पर उस एरिया को हमेशा के लिए क्लीन तो रखना पड़ेगा ना। तो उसको क्लीन करने के लिए उसको अच्छे तरीके से हाइजीन रखेंगे, ठीक है। हेल्थ केयर
हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे उनको, ठीक है। उनमें अगर बाय द वे किसी वजह से डिजीज़ फैल रही है, ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। देन आती है अभी पोल्ट्री फार्म में ही है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही है। पोल्ट्री फार्म इम्प्रूव ब्रीड बाई चिकन्स लेगोर। लेगोन मतलब बेसिकली क्या है, एक ब्रीड्स है चिकन की। जो पहले चिकन क्या होती थी कि जैसे अभी देसी चिकन्स होते हैं, देसी मुर्गे होते हैं, तो देसी मुर्गों को मतलब उसको एक ईटिंग के पर्पज़ से लिए, यानी ईटिंग तक के पीरियड जब तक वो ईटिंग के लिए वो हो ना जाए, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती थी। पर अब हम ऐसे ब्रीड का यूज करते हैं, ठीक है, जो नियर अबाउट 30 डेज या 40 डेज के अंदर हमको वो चिकन मतलब अवेलेबल हो जाती है फॉर ईटिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी इसी के थ्रू हमारी प्रोडक्शन वो हो रही है, स्ट्रेटजी के थ्रू हो रही है, क्योंकि हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर रहने के लिए स्थान दे रहे हैं, ठीक है, उसको हाइजीन कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, वेल मेंटेन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो गई है और कम टाइम में ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा कि डेयरी मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट कि हम उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। किसकी वजह से कर रहे हैं? बाय सिलेक्शन ऑफ द ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग या डिजीज फ्री ब्रीडिंग की वजह से। तो वही देखते हैं कि वो ब्रीडिंग होती क्या है, ठीक है। तो जो ब्रीड होती हैं क्या होती हैं, ए ब्रीड इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड सिमिलर जनरल अपीयरेंस फीचर एंड साइटिस। कहने का मतलब क्या है कि ब्रीड्स, जैसे सपोज एक गाय है, ठीक है, फिगर में देख रही है एक गाय है, ठीक है। तो गाय जो नॉर्मली गाय होती थी वो क्या होती थी कि उनकी हाइट छोटी होती थी, ठीक है, ये होती थी। और गाय हाइट छोटी होने की वजह से उसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन करती थी वो बहुत कम करती थी। तो साइंटिस्ट ने उसमें क्या किया कि उसके जीन में चेंज कर दिया, ठीक है। जीन में चेंज करने के बाद उसको, या हाइब्रिडाइजेशन एक शब्द होती है हाइब्रिडाइजेशन, कि क्या करते हैं, एक डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होती हैं जिसकी मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है, और एक छोटे ब्रीड वाली जो गाय होती हैं उनके जीन को मिक्स करके उसको हाइब्रिडाइजेशन करा के हम एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन। तो वो जो होती है हमारी एक ब्रीड बन जाती है कि रहती तो वो गाय ही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा चेंजेस कर देते हैं, ऐसे बदलाव कर देते हैं जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन जो होती है कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जर्सी जो एक गाय होती है ये हमारी काऊ का ही एक ब्रीड्स हैं और वो सिमिलर होती है, उसी की शेप साइज के उसी की तरह ही होती है, ठीक है। देन ब्रीडिंग क्या होती है? ब्रीडिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेक दैट ऑर्गेनिज्म मोर यूजफुल टू ह्यूमंस। वही है एग्जांपल में जर्सी इम्प्रूव कैटल ब्रीड्स, लेगोन इम्प्रूव्ड चिकन ब्रीड्स की ब्रीडिंग वही है कि हम उसके जीन में ऐसे कुछ चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसके जो हमें काफ़ी दिन तक इंतज़ार करना पड़ता था वो हम बहुत कम ही टाइम में हम उसका यूज करने लग रहे हैं। तो वो होती है ब्रीडिंग, ठीक है। ब्रीड्स क्या होती हैं? वो सिमिलर उस ऑर्गेनिज्म का एक दूसरा रूप होता है जो क्या करता है, थोड़ा सा उससे एडवांस होता है, ठीक, उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी थोड़ा हाई होती है। ब्रीडिंग क्या होती है? वो एक टेक्निक होती है जिसके थोड़ा द्वारा हम उसके अंदर चेंजेस लाए हैं जिससे वो उस ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ है, ठीक है। तो एम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग की एम क्या है? तो टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द इल्ड एंड डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स। वही चीज़ें हम एनिमल ब्रीडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारी ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, इसको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन रखने के लिए लोगों के पास अच्छी प्रॉपर में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, वसा ये चीज़ें मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रही थी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से। लेकिन हमने क्या किया, साइंटिफिक तरीके से उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जीन में म्यूटेशन करा के, किसी भी तरीके से
उसमें चेंजेस करने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किए, बनाए। अब वो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल हो गया बहुत अधिक मात्रा में फूड का प्रोडक्शन करने के लिए, बहुत अधिक मात्रा में अपनी कैपेसिटी बढ़ा दिया, ठीक है, वो चीज़ें इन्हेंस कर दिया, क्वालिटी को, क्वांटिटी को, हर चीज़ों को। तो ये हमारी एम्स हो गई एनिमल ब्रीडिंग की। अगर हम ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग हमारी मेनली 2 टाइप से होती है, एक होती है हमारी इन ब्रीडिंग और एक होती है हमारी आउट ब्रीडिंग, ठीक है। देन फर्दर ये भी डिवाइडेड होते जाएंगे, इन ब्रीडिंग क्या होती है, आउट ब्रीडिंग क्या होती है, स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, ये हम फर्दर देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो ब्रीडिंग बेसिकली हमारी कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स होती है, एक होती है हमारी इन ब्रीडिंग और दूसरा होती है हमारी आउट ब्रीडिंग, ठीक है। इन ब्रीडिंग क्या होती है? It is the mating of the more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 जनरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होती है कि एक सेकंड इसको यहाँ कर दें, ठीक है, थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम दो ऐसे ऑर्गेनिज्म का चूज करते हैं जो क्या होती है क्लोजली रिलेटेड टू होते हैं विद इन सेम। मतलब सपोज ये कोई एक ऑर्गेनिज्म ए है, ये बी है, ठीक है। ये दोनों मतलब क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ये एक ही स्पीसीज होते हैं या एक ही इसके 4 to 6 जनरेशन। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि सपोज ए वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये काऊ है, बी वाला भी क्या है, काऊ है। लेकिन इन दोनों का रिलेशन जो है कभी ना कभी मतलब 4 to 6 जनरेशन या इसके बच्चे या इसके बच्चे के बच्चे में दोनों में कोई ना कोई समानता रही होगी, ठीक है। तो इस टाइप के दो ऑर्गेनिज्म को फिर से हम लोग क्या करते हैं, मेटिंग करा के फिर इससे एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होगा हमारा सी ऑर्गेनिज्म। फिर ये होता है हमारी इन ब्रीडिंग, यानी इस ब्रीडिंग के थ्रू जो हमारी नया प्रोजनी बना उसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक ए टाइप का कोई ब्रीड्स हैं, एक बी टाइप के ब्रीड्स हैं, लेकिन ए और बी कभी ना कभी या 4 to 6 जनरेशन तक के पहले एक दूसरे से समानता रखते होंगे, एक दूसरे के पूर्वज रहे होंगे, ठीक है। फिर अगर उनमें फिर से हम मेटिंग करा दें जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो, और उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम इन ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या है, इन ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है इसमें, बेसिकली आइडेंटिफाई द मेटिंग सुपीरियर मेल एंड फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड्स, इवेल्युएट द प्रोजनी ऑब्टेन एंड आइडेंटिफाई सुपीरियर मेल एंड फीमेल्स अमंग द फर्दर मेटिंग। हम ऐसे ब्रीड का सिलेक्शन करेंगे, ऐसे मेल का सिलेक्शन करेंगे जो सुपीरियर हो, जो बहुत हाई कैपेबिलिटी उसके पास हो, ठीक है। और हम ऐसे फीमेल्स का भी सिलेक्शन करेंगे जो हाई कैपेबल हो, ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी उसके पास हो, ठीक है। तो फिर वो दोनों क्या होती है, एक सेम एंसेस्टर के होने चाहिए, वो दोनों आइडेंटिफिकली वो सेम होने चाहिए, ठीक है। फिर उन दोनों में हम मेटिंग कराते हैं। मेटिंग कराने के बाद जो एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा या प्रोडक्शन होगा जिसका, वो क्या वही उसको बोलते हैं हम क्या, इन ब्रीडिंग। तो ये हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है इन ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। इन कैटल सुपीरियर फीमेल्स काऊ और बुफेलो प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन एज सुपीरियर मेल बुल गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजनी। कि हम एक ऐसे काऊ या बुफेलो का सिलेक्शन किए जो फीमेल्स हैं, वो मिल्क का प्रोडक्शन करने, बहुत हाई मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है, तो वो हम चूज कर लिए हैं। और दूसरा हम एक ऐसे बुल का सिलेक्शन कर लिए हैं जो एकदम कैपेबल है, उसके पास मतलब प्रोजनी को प्रोडक्शन करने के लिए वो कैपेबल है, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो उन दोनों का हम सिलेक्शन कर लिए। तो ये होती है हमारी बेसिकली इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखते हैं क्या होता है। बेसिकली इन ब्रीडिंग का हम एडवांटेज देखते हैं। इट इज इंक्रीज होमोजाइगोसिटी टू इन्वॉल्व प्योर लाइन वैरायटी। कहने का मतलब कि हमने जो ए और बी ऑर्गेनिज्म के बीच में मेटिंग कराया,
ठीक है। ए और बी ऑर्गेनिज्म के बीच में मैटिंग कराया, मैटिंग कराने के बाद सपोज ये मान लो ए है और ये हमारी बी है, ठीक है। ये हमारी क्या है कि डोमिनेंट है और होमोजाइगस है, ठीक है, डोमिनेंट है और होमोजाइगस है। तो ये डोमिनेंट होगा तो ये कैपिटल मान लेते हैं इसको ये, तो इसके बीच में जो मेटिंग होगा ये ऑर्गेनिज्म बनेगा ए प्लस बी बनेगा, ठीक है, ए प्लस बी बनेगा। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होगा ये भी क्या होगा, डोमिनेंट होगा। जब ये दोनों उसके मदर और फादर दोनों डोमिनेंट होंगे तो उसका जो सन्स होगा, उसके जो डॉटर्स होंगे, जो भी मतलब प्रोडक्ट होंगे वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो ये कह रहा है कि उसकी होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, उसको कैपेबल हो जाती है, ठीक है। देन दूसरा क्या है, इट इज एक्सपोर हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन। हम जब एक ट्रू लाइन ब्रीडिंग की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो रिसेसिव जीन होते हैं, रिसेसिव जीन मतलब वो होती है जो डिप्रेशन जीन जिसको बोलते हैं, वो अच्छे क्वालिटी को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो एलिमिनेट हो जाता है हमारे बॉडी से, ठीक है। तो इसका दूसरा बेनिफिट ये है। तीसरा क्या है, इट इज हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन्स एंड इम्यूनिटी ऑफ द लेस डिजायरेबल जीन, दिट इज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इन ब्रीड पॉपुलेशन। वही कह रहा है कि इसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है सुपीरियर जीन का, बहुत सारे अच्छे जीन का इकट्ठा हो जाना हो जाता है, और बहुत सारे जो हार्मफुल जीन्स होते हैं, जो ट्रू लाइन वैरायटी नहीं होते हैं, जिसका प्रोडक्शन मतलब जो अच्छी खासी प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि अगर हमें 10 अच्छे कैरेक्टर ए से मिला, 10 अच्छे कैरेक्टर बी से मिला, तो उसमें 1-2 कैरेक्टर ए का छोटा रहा होगा, ख़राब रहा होगा, मतलब बी का रहा होगा। तो मेनली बी जो ए और बी हैं उसके जो कैरेक्टर्स हैं अच्छे वाले वो ज़्यादा हैं ख़राब के तुलना में। तो जो ख़राब वाले होते हैं वो तो डिप्रेस हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, उसका इफेक्ट नहीं आएगा उसके आने वाले प्रोजनी में। जो अच्छा जीन होगा, जो बड़े बड़े हैं, मतलब जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, उसकी जो जीन्स है वो इसके प्रोजनी में आ जाएगी। तो वही कह रहा है। एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होते हैं, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेसिकली हम इसको कह सकते हैं ये हमारा डिसएडवांटेज में आएगा, ठीक है। क्या होता है, इट इज़ द डिप्रेशन ऑफ द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कंटिन्यू इनब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग। वही कह रहा है कि हम जो इनब्रीडिंग करा रहे हैं दो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में, पर ये चीज़ें तब तक सही रहती है जब तक 4 to 6 जनरेशन तक, कि एक ऑर्गेनिज्म है उससे हम दूसरे का प्रोडक्शन करा रहे हैं। सपोज ये देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म ए है, एक बी है, ठीक है, इससे हम प्रोडक्शन करा रहे हैं। तो ए और बी, जो ए वाला ऑर्गेनिज्म होता है और दूसरा ई वाला ऑर्गेनिज्म होता है, इन दोनों का मैटिंग हम तब तक कराएंगे जब तक मतलब 4 to 6 जनरेशन तक कराते हैं। यानी 4 to 6 जनरेशन तक इसके पास वो कैपेबल लाती है कि जो भी एक प्रोजनी नया प्रोड्यूस करेगा वो एक ट्रू लाइन वैरायटी होगा, होमोजाइगोसिटी होगा, उसकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी अधिक होगी। ये सिर्फ 4 to 6 जनरेशन तक ही होगा। अगर 4 to 6 जनरेशन के बाद हम फिर से मैचिंग कराते हैं उन दोनों के बीच में, तो जो हमारी ऑर्गेनिज्म नया प्रोड्यूस होगा वो क्या होती, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगी, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी, वो क्वालिटी ख़राब हो चुकी होगी। तो इसी को बोलते हैं हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। देन आ जाते हैं हम आउट ब्रीडिंग। तो अभी ब्रीडिंग हम देख लेते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग बेसिकली हम लोग देख लिए और हम आउट ब्रीडिंग देखते हैं। आउट ब्रीडिंग के अगर टाइप देखें तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होती है हमारी क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग होती है, देन होती है क्रॉस ब्रीडिंग, एंड होती है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एक एक को हम लोग फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते जाते हैं, ठीक है। आउट ब्रीडिंग क्या होती है, इट इज़ द मेटिंग ऑफ द एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन।
हम ऐसे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मैचिंग करा रहे हैं जो क्या है कि क्लोजली रिलेटेड तो हैं, बट उसके जो कॉमन इंचेस्टर है वो सेम नहीं है। ठीक है, जैसे ये है, ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म बी है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन पिछले 4 से 6 सालों में जो उसकी लाइफ पीरियड होगा, कोई 6 महीने में नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, कोई 4 महीने में, जो भी कर रहा है, तो 4 to 6 जनरेशन तक के बीच में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं, जिसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट मतलब होता है बाहर, ब्रीडिंग मतलब वो जीन का सिलेक्शन। ठीक है, कि हम एक दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लिए, सपोज ये ऑर्गेनिज्म दूसरा है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये बी वाला है, ये भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ सच मैचिंग इज नोन एज आउट क्रॉस। इसको आउट क्रॉस की तरह भी बोल सकते हैं इसमें। और अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि हम दो ऐसे ऑर्गेनिज्म का मैटिंग कराएं, हाइब्रिडाइजेशन कराएं जो एक दूसरे से समानता नहीं रख रही हैं, उसके जो एंशियंट हैं, पूर्वज हैं, वो पिछले 4 से 6 जनरेशन तक में मिले नहीं हुए हैं, या उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द एनिमल हैविंग लो मिल्क प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल्स। इट इज़ टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगी कि हम ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में कराते हैं जिसको हमके प्रोडक्टिविटी से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, उसके बॉडी से लेना देना रहता है, उसके बॉडी से मतलब रहती है कि उसके बॉडी के ग्रोथ रेट, ठीक है, प्रोडक्टिविटी तो कम कर देती है, या मिल्क का प्रोडक्शन लगा उसको कम कर देती है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, ग्रोथ होती है, वो बढ़ जाती है। जैसे बीफ हो जाते हैं, बीफ कैटल्स हो जाते हैं। ठीक है, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो मसल्स होते हैं, बॉडी होते हैं, वो हैवी हो जाते हैं, जिसका यूज हम क्या बोलते हैं, एज ए फीडिंग ऑफ द मीट्स में करते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी आउट ब्रीडिंग। भी आउट ब्रीडिंग पढ़ना है। देन हमारा दूसरा क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, क्रॉस का मतलब जानते हैं, एक दूसरे में डिफरेंट। इन द मेथड सुपीरियर मेल ऑफ द वन ब्रीड्स आर द मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल्स ऑफ द अनदर ब्रीड। मतलब हम दो ऐसे ब्रीड का सिलेक्शन करते हैं जो एक सुपीरियर हो, मतलब वो जो मेल का हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो मेल हमारा बहुत अधिक सुपीरियर हो, उसके पास हाई पोटेंशियल हो। ठीक है, कि कोई भी चीज़ें जीन को कैरी करने के लिए और नया चीज़ें इन्हेंस कराने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, और जो फीमेल का भी सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी क्या हो, सुपीरियर हो, वो भी एकदम हाई वैल्यूएबल हो, हाई प्रोटीनियस हो, हाई चीज़ें मतलब प्रोडक्ट करने में या प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड्स आर द कंबाइंड द प्रोजेनी ब्रीड्स हाइब्रिड्स animals may be used for the commercial production are the main subjected in breeding and selection of the develop of the new suitable superior breeds. Saddle sheep developed in the Punjab by the crossbreeding Bikaner and Merino Town. क्रॉस ब्रीडिंग का जो एक अच्छा एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है भेड़ियों में। भेड़ में मतलब क्या होता है कि एक बीकानेरी यू था और मेरिनो राम्स था। ठीक है, इन दोनों का जब मैटिंग कराया गया था तो ये बना था हिसरडल। हिसरडल एक ब्रीड क्या बोलते हैं, सीप है, जो भेड़ है, इसकी एक नए प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस हुआ, जो कि देखिए बेसिकली हमको ये जो हमारी क्रॉस ब्रीडिंग है ये करना क्यों पड़ा। जो हमारी बीकानेर यू थी, ये भी थी, ये हमारी भेड़ थी। ठीक है, वो बकरियों की तरह दिखती थी। ठीक है, उसके अंदर जो क्योंकि भेड़ से तो हम लोग ऊन का प्रोडक्शन करते हैं, ऊन चाहिए हमें। ठीक है, रेसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो जो बीकानेरी यू थी उसमें वो चीज़ें प्रोडक्शन हो नहीं पा रही थी। ठीक है, और जो मेरिनो राम्स था
उसमें वो चीज़ें हो रहा था, लेकिन वो उस अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, अच्छी प्रोडक्टिविटी की नहीं थी। तो हमने इन दोनों का मैटिंग करा दिया, ठीक है। हमने इसका और इसका मैटिंग करा दिया। इसके और मैटिंग से हमको एक दूसरा शिप मिला जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी। इसकी जो ऊन, इससे जो हमको ऊन मिल रही थी, इसकी क्वालिटी बहुत हाई थी, अच्छी थी। तो इसलिए हमने इसका क्रॉस ब्रीडिंग कराया। तो इसका जो मेन एग्जांपल्स है क्या है, बीकानेरी ईव एंड मेरिनो राम्स, ठीक है। देन आती है हमारी क्या, तीसरा इसमें आता है आउट ब्रीडिंग का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इट इज़ द मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज। इसके पहले क्या करते थे हम, जो हाइब्रिडाइजेशन कराते थे, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में मेटिंग कराते थे, वो उसकी स्पीसीज सेम रहती थी, भले वो उसके कॉमन एंसेस्टर एक दूसरे से मिले हों या ना मिले हो या मिले हों, ठीक है, लेकिन स्पीसीज उसमें सेम रहती थी। लेकिन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में स्पीसीज ही डिफरेंट रहती है, ठीक है। इनमें मेनली हम क्या कहते हैं, म्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस सम केस द प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ द बोथ द पेरेंट्स एंड मे बी ऑफ द कंसिडरेबल इकोनॉमिक्स वैल्यू। मेल एस एंड फीमेल हॉर्स। इसमें क्या किया गया था, देखिए, एक फीमेल हॉर्स थी, ठीक है, एक मेल डंकी था, ठीक है, गद्दा था, सॉरी, गधा था, डंकी मतलब गद्दा, हाँ दोनों एक ही होते हैं। तो एक फीमेल हॉर्स थी और मेल डंकी था। तो इन दोनों के इसका ओवम और इसका स्पर्म लेकर फ्यूज करा गया और उससे जो एक ऑर्गेनिज्म बना, इसको बोलते हैं म्यूल, ठीक है। तो ये होती है क्या, देखो, जो हॉर्स होती है इसकी स्पीसीज अलग है, डंकी की स्पीसीज अलग है, ठीक है, पर इन दोनों से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, पैदा हुआ, बोल सकते हैं। वो क्या हुआ, इन दोनों से टोटली डिफरेंट हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, कि स्पीसीज दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। तो बेसिकली म्यूल क्या होते हैं, म्यूल जो होते हैं अनफर्टाइल होते हैं, ये फिर कभी मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इनसे कोई प्रोजनी नहीं बन सकती, ठीक है। इनका यूजेज जो होते हैं, जो सेना होते हैं, आर्मी होती है, इसका यूज करते हैं फॉर कैरिंग ऑफ द वेपन्स, ठीक है, वेपन्स को कैरी करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जो हमारे चिमनीज होते हैं, जो ईंटे उटे की जो भी चीज़ें को प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे इसको एज ए वर्कर यूज करते हैं म्यूल। पर ये जो म्यूल होते हैं ये बेसिकली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी फॉर इनहेंस एंड फूड प्रोडक्शन में हम लोगों ने इन ब्रीडिंग यानी ब्रीडिंग तक को एक्सप्लेन कर लिया। देन आगे हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे ये सीपी क्या होती है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, ठीक है, क्रॉप ब्रीडिंग क्या होती है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है, येलो रेवोल्यूशन क्या होती है। तो इसके बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक रफली आइडिया अगर हम देखें तो मेनली हम स्ट्रेटजी फॉर इनहेंस एंड फूड प्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है, तो एक ऐसे करके हम लोग देख लेते हैं। तो हम फूड के प्रोडक्शन में ऐसी क्या ही क्वालिटी को इंट्रोड्यूस कर दें जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं हम स्ट्रेटजी फॉर इनहेंस एंड फूड प्रोडक्शन में। हम स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिकली हम दो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, एक डेयरी मैनेजमेंट, एक फार्म मैनेजमेंट, एक पोल्ट्री मैनेजमेंट, ठीक है। तो डेयरी मैनेजमेंट में हम मिल्क की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में देखते हैं, और पोल्ट्री मैनेजमेंट में हम चिकन्स हो गए, डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इसके एग्स और इसके जो मीट्स होते हैं या इसके जो मांस होते हैं, इनको कैसे इंक्रीजमेंट कर दें, इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे हाई हो जाए, तो उसके बारे में बेसिकली हम लोग पढ़े हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े ब्रीड्स क्या होती हैं। ब्रीड्स जो कॉमनली
कॉमनली रिलेटेड जो होते हैं दे आर स्पीसीज, वो अपने स्पीसीज से रिलेटेड होते हैं और उसी के शेप और साइज के होते हैं, पर उसमें जो कैपेबिलिटी होती है अपने पेरेंट्स से अधिक होती है कोई भी चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए। देन इसके बाद पढ़े थे हम लोग ब्रीडिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग पढ़े हैं। इन ब्रीडिंग पढ़े हैं, इन ब्रीडिंग पढ़े हैं और उसके बाद आउट ब्रीडिंग पढ़े हैं। आउट ब्रीडिंग के मतलब कई एग्जांपल पढ़े, आउट ब्रीडिंग पढ़े, क्रॉस ब्रीडिंग पढ़े और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू।